तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग इमेजेस। अगर आप वेब पेजेस में इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे, वही आज हम करेंगे यहाँ पे। Other than text, HTML allows placing of static and or animated images in a HTML पेज। तो आपको पता है हम HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम कुछ एनिमेटेड इमेजेस या फिर स्टैटिक इमेजेस जो कि आपकी बिल्कुल स्थिर रहती है इमेजेस, उनको भी हम HTML पेजेस में इंसर्ट कर सकते हैं। HTML accepts two pictures file format GIF and .jpg। तो HTML डॉक्यूमेंट में हम दो फाइल फॉर्मेट की इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, एक GIF और दूसरा JPG। जो फाइल फॉर्मेट होता है वो पिक्चर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं HTML में यूजिंग टूल्स सच एज GIF कंस्ट्रक्टर और Adobe Photoshop's images can be created to suit the requirements of web pages and saved in these file formats। तो ये जो इमेजेस हैं इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपके दो सॉफ्टवेयर हो गए, या तो GIF कंस्ट्रक्टर हो गए या Adobe Photoshops हो गई। इन सॉफ्टवेयर्स में हम अपनी इमेजेस तैयार कर सकते हैं और उनको GIF फाइल फॉर्मेट या फिर JPG फाइल फॉर्मेट के साथ में उन फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं। Once an image is ready and stored in above mentioned format means अगर एक बार आपके पास GIF या JPG फॉर्मेट की इमेज अवेलेबल है तो इन इमेजेस को हम वेब पेजेस में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द टैग IMG। मीन्स IMG टैग का इस्तेमाल करके हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं HTML पेजेस में, विच टेक्स द नेम ऑफ द इमेज फाइल नेम GIF फाइल नेम या फिर .jpg और फाइल नेम .jpeg एज एन एट्रीब्यूट। इसी इमेज के साथ में हम क्या देंगे, उस फोटो का या उस इमेज का फाइल नेम हम देंगे जिस भी फाइल नेम के साथ हमने अपनी इमेज को सेव किया होगा। In addition, HTML allows control of the height, width, border and so on। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज की हाइट, विड्थ या फिर उस इमेज का बॉर्डर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना स्पेस हमारे पास होगा वेब पेज में अवेलेबल, उस स्पेस के अकॉर्डिंग हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। The following the image tag takes the following attributes। तो इमेज टैग के साथ में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उस इमेज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट आपका यूज़ होता है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट किस लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल्स अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट फॉलोइंग द इमेज। अगर आप इमेज के साथ में कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप वेब पेज में इमेज भी इंसर्ट करना चाहते हैं और साथ में उसके साथ में कुछ लिखना भी चाहते हैं, उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द इमेज को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अलाइन टेक्स्ट का आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब अलाइन टेक्स्ट के साथ में आप डिफरेंट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अलाइन इक्वल्स टू टॉप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, इंडिकेट्स द टेक्स्ट आफ्टर द इमेज टू बी रिटन एट द टॉप नेक्स्ट टू द इमेज। तो अलाइन इक्वल्स टू टॉप ये इंडिकेट करेगा कि जो भी आपने इमेज यूज की है उसके टॉप में आपका टेक्स्ट राइट डाउन होगा, ठीक है। मींस आपकी इमेज के ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर आप अलाइन इक्वल्स टू मिडल करते हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि द टेक्स्ट आफ्टर द इमेज टू बी रिटन एट द मिडल नेक्स्ट टू द इमेज। इससे क्या होगा, मान लो ये आपकी इमेज है और आपने अलाइन इक्वल्स टू मिडल लिखा है, तो जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे अपनी इमेज के साथ में वो इमेज के मिडल से लिखा जाएगा। मीन्स उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो बिल्कुल इमेज के मिडल में होगी, बीच में। फिर अगर आप लिखोगे अलाइन इक्वल्स टू बॉटम, तो बॉटम का मतलब होता है नीचे, तो जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा इमेज के बाद में वो बिल्कुल इमेज की निचली तरफ से लिखा जाएगा, ठीक है। मान लो ये इमेज है और आपका टेक्स्ट ये इधर को आएगा। Controls alignment of the image with respect to VDU screen।
अब अगर आप टेक्स्ट को विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन जो आपका मॉनिटर है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, अपने इमेज की अलाइनमेंट अपने स्क्रीन के हिसाब से करना चाहते हैं, मीन्स ये आपकी, मान लो ये आपकी फुल स्क्रीन जो भी आपको दिखाई दे रही है, फुल स्क्रीन है आपकी, और आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको आपकी इमेज कहाँ पे चाहिए, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, आपको सेंटर में चाहिए, या फिर आपको राइट साइड में आपकी इमेज चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और अलाइन के साथ में अगर आप लेफ़्ट इंडिकेट करते हैं तो जो आपकी इमेज होगी वो आपको स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप सेंटर लिखते हो तो आपकी जो इमेज है वो आपके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में होगी, और फिर वैसे ही अगर आप अलाइन इक्वल्स टू राइट लिखते हो तो जो आपकी इमेज होगी वो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई देगी आपके स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि जो आपने इमेज इंसर्ट की है उसके चारों तरफ आप कोई बॉर्डर अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो उस बॉर्डर का साइज क्या होगा, ठीक है। फिर विड्थ, विड्थ क्या स्पेसिफाई करेगा, इमेज विड्थ ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, मींस आपकी जो इमेज है वो कितनी चौड़ी होगी, ठीक है। हाइट, जो आपकी इमेज है वो कितनी ऊंची होगी, ठीक है। नेक्स्ट एच स्पेस, एच स्पेस से क्या मतलब है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इमेज। अब मान लो आपकी ये इमेज है, ठीक है, अब इस तरफ को और इस तरफ को कितना स्पेस होगा आपके पेज और इमेज के बीच में, या फिर आपके टेक्स्ट या इमेज के बीच में, तो वो आप एच स्पेस से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। वैसे ही वी स्पेस, टॉप एंड बॉटम में कितना स्पेस रहेगा इमेज के, वो आप वी स्पेस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट एट्रीब्यूट आपका ALT, अल्ट एट्रीब्यूट, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन इमेज in case the browser is unable to display the image specified in the src attribute, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट करेगा, अल्ट में आप वो शब्द लिखोगे या फिर वो कुछ भी आप एक अक्षर असाइन कर सकते हो इमेज को, अगर इन केस आपकी ब्राउज़र पे कोई इमेज दिखाई नहीं दे पा रही है किसी कारणवश, तो उस इमेज की जगह पे आपको कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई देंगे, वो आपके अल्ट एट्रीब्यूट में आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। मीन्स आपने कभी ध्यान दिया होगा किसी कारणवश आपकी कोई इमेज खुलती नहीं है तो आपको उस इमेज की जगह पे एक छोटा सा आइकन दिखाई देता है, और आइकन पे कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि फोटो, ठीक है, या फिर अगर फ्लावर की फोटो तो फ्लावर डॉट जेपीजी ऐसा आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। तो वो फ्लावर डॉट जेपीजी कौन से एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई किया होता है, अल्ट एट्रीब्यूट में। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, इमेज हम इंसर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमने img टैग का इस्तेमाल किया, अपने इमेज की विड्थ हमने 447 पिक्सल सेट कर दी, हाइट हमने 57 पिक्सल सेट कर दी, यहाँ पे बॉर्डर 0, मतलब हमें साइज 0 बॉर्डर चाहिए, एच स्पेस भी हमें 0 चाहिए, ठीक है। और सोर्स, SRC मतलब सोर्स, जो हमारी इमेज का नाम है वो हमने एग्जैक्ट लिखना होता है, जो हमने कंप्यूटर पे अपनी इमेज जो हमने इंसर्ट करनी है इमेज अपने वेब पेज पे, और जिस नाम से वो इंसर्ट फाइल हमने सेव की है वो एग्जैक्ट नाम हमें यहाँ पे सोर्स के पास देना होगा विद द फाइल फॉर्मेट। तो GIF है तो GIF आप लिखेंगे, अगर आपके पास JPG फॉर्मेट की है तो आप JPG लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमने अलाइन कर दिया इमेज को टू द सेंटर ऑफ द पेज, राइट। तो ये क्या होगा, द एट्रीब्यूट टेकन बाय द img टैग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सिंपल सा एक ये बना दिया आपके लिए कि इस तरीके से हम कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से इमेजेस को इंसर्ट करने वाले हैं यूजिंग द बॉर्डर एट्रीब्यूट। Create a web page to add an image to a page and display border attribute। तो हमने एक इमेज इंसर्ट करनी है जिसमें आपको आप
बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल देखोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी HTML पेज से होगी। हेड टैग लिखेंगे, टाइटल वर्किंग विद इमेजेस हमने लिख दिया, हेड टैग क्लोज, बॉडी शुरू। यहाँ पे हमने हेडिंग 1 H1 स्टाइल यूज़ किया है। सेंटर में हमारी हेडिंग आनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेंटर एट्रीब्यूट सेंटर टैग यूज़ किया है, ताकि जो ये हेडिंग है हमारी वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आए। तो हमारी हेडिंग है कंट्रोलिंग इमेज बॉर्डर्स, तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगी आपकी इमेज। ठीक है, हेडिंग क्लोज और सेंटर टैग भी यहीं पे हमने क्लोज कर दिया। दूसरा स्टाइल हमने यूज़ किया फिर हेडिंग, फिर से हम सेंटर में ही इसको करना चाहेंगे इमेज को। जो भी हमारा सेकेंड हेडिंग आए वो भी सेंटर में आए, इसलिए हमने सेंटर टैग यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमने इटैलिक टैग, इटैलिक में हम चाहते हैं हमारी ये हेडिंग इटैलिक स्टाइल में आए, तो हमने आई टैग शुरू किया, आई टैग क्लोज कर दिया। अब ये BR टैग, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट इमेज या फिर जो भी हम नेक्स्ट टेक्स्ट चाहते हैं वो हमारी नई लाइन में शुरू होना चाहिए, तो हमने BR टैग यहाँ पे यूज़ किया है। फिर अब यहाँ पे हमने इमेज इंसर्ट करनी है, तो इमेज IMG टैग्स, फिर सोर्स टैग SRC इक्वल्स टू C। ये हमने C ड्राइव का नाम लिखा है, क्योंकि हमने अपनी जो फाइल है वो कहाँ सेव की है, C ड्राइव में सेव की है। आप इसको ऑप्शनली छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्टली फ़ोटो का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो का नाम यहाँ पे photo1.gif भी लिखा है। पर इन केस अगर डायरेक्टली फ़ोटो का नाम आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, फ़ोटो का नाम ऐड करने से आपकी इमेज आपको वेब पेज पे नहीं दिख रही है, तो आपको पूरा पाथ दिखाना पड़ेगा। पाथ का मतलब होता है कहाँ पे, कौन सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर में आपने अपनी इमेज सेव की है, वो सब स्पेसिफाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पे किया है। उसके बाद फिर BR टैग यूज़ किया। देन नेक्स्ट हमने हेडिंग इमेज विद बॉर्डर, एक इमेज हमने विदाउट बॉर्डर दिखाई है, दूसरी इमेज हमने विद बॉर्डर दिखानी है। बॉर्डर का साइज हमने यहाँ पे कर दिया है 6। ठीक है, फिर इमेज बॉर्डर इक्वल्स टू 6, मतलब बॉर्डर जो साइज होगा इमेज का वो 6 होगा। सोर्स, उसके बाद हमारा जो सोर्स, जो हमारा फोटो का नाम है वो हमें लिखना होता है। एंड देन BR टैग यूज़ करना है, सेंटर क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सेंटर आपका ओपन है। फिर हेडिंग 2 क्लोज होगा, क्योंकि हेडिंग 2 यहाँ ऊपर आपकी ओपन है। फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। अब इसका जो आपने कोडिंग की है, इसका जो रिजल्ट आउटपुट आपको कैसे दिखेगा, ये एक इमेज इंसर्ट हुई है, पहली हेडिंग बिल्कुल सेंटर में, दूसरी हेडिंग फिर सेंटर में है। फिर ये इमेज हमने इंसर्ट की है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, और फिर इमेज विद बॉर्डर है, ये देखो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है इमेज के चारों तरफ। ठीक है, दोनों इमेजेस में देखिए इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, और इसमें ये बॉर्डर इंसर्ट हो गया है, जिसका साइज कितना दिखाई दे रहा है 6। तो इस तरीके से आप अपनी वेब पेजेस में विद बॉर्डर और विदाउट बॉर्डर अपनी इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट हम करेंगे यूजिंग द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। अब हम दिखाएंगे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग सेम आपकी वही रहती है। टाइटल हमने दे दिया वर्किंग विद इमेज, क्योंकि हम इमेजेस के साथ पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। बॉडी टैग शुरू हमारा, टाइटल हेडिंग हमारी कंट्रोलिंग इमेज साइज, जो कि सेंटर में अलाइन होगी आपकी। सेकंड हेडिंग स्टाइल क्या है हमारा, नॉर्मल इमेज साइज, ये भी सेंटर में होगा क्योंकि सेंटर टैग हमने यूज़ किया है यहाँ पे। फिर इमेज सोर्स फर्स्ट, जिसमें हम इमेजेस विद साइज हाइट एंड विड्थ सेट टू 150। अब इसमें हमने नॉर्मल साइज में हमने कुछ नहीं इंसर्ट किया, ना हाइट ना विड्थ, सीधी हमने इमेज इंसर्ट कर दी, कोई एट्रीब्यूट हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, हाइट और विड्थ यूज़ करेंगे, जिसको हाइट और विड्थ को हमने कितना सेट करना है 150। तो कैसे, यहाँ पे IMG विड्थ इक्वल टू 150, हाइट इक्वल टू 150। फिर सोर्स जो हमारी फाइल का नाम होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, सेंटर क्लोज, हेडिंग क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसको सेव करने के बाद हमारे पास जो इमेज आएगी वो ये है। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज का साइज था वो ये था। ठीक है, और जो साइज सेट करने के बाद क्या हुआ, हमारी जो इमेज का साइज है थोड़ा सा रिड्यूस हो गया ओरिजिनल साइज से।
तो इस तरीके से हम अपनी इमेजेस का साइज सेट कर सकते हैं। अब है अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करना हमने इमेजेस के लिए। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, सेम स्टार्ट करेंगे हम। और इमेज अलाइंड लेफ्ट, सबसे पहले हमने लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है इमेजेस की। तो इमेज सोर्स का पूरा नाम अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट कर देंगे, फिर ब्रेक टैग। ठीक है, तो आपको इतने सारे ब्रेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ब्रेक आप लिख सकते हैं। ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंगल ब्रेक यूज़ करिए। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज अलाइंड लेफ्ट, ये हमारा, ये हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं ताकि हमारे को क्लियर हो कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर ये इमेज src फोटो डॉट जेएफ अलाइन इक्वल्स टू राइट। आपने ध्यान देना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो फोटो 1.gif ही आपने राइट नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी फोटो का नाम राइट डाउन करना है जो आपकी फोटो पे लिखा होगा या आपकी जो इमेज होगी उस पे लिखा होगा। ठीक है, अलाइन ये राइट कर दिया। अब बॉडी HTML क्लोज कर दिया। अब हमने दो अलाइनमेंट शो यहाँ पे की है, एक लेफ्ट, तो इमेज आपकी कहाँ को आ गई, लेफ्ट को। दूसरी अलाइनमेंट थी हमारी राइट, तो इमेज हमारी कहाँ को आ गई, स्क्रीन के लेफ्ट राइट को। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट भी अपने इमेजेस की सेट कर सकते हैं। अब अल्ट एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल करना है। अल्ट एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट का मतलब है कि इमेज किसी कारण से अगर आपके वेब ब्राउज़र पे नहीं दिखाई देती है तो उसकी जगह पे आपको कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो टेक्स्ट आपका अल्ट एट्रीब्यूट में आप स्पेसिफाई करते हो। तो सेम वैसे ही शुरू करेंगे हम, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी एक ही चीज़। तो सेंटर, फिर हमारी जो हेडिंग है यूज़ ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट, तो हम क्या कर रहे हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अवेलेबल इमेज जो भी हमारी है, ठीक है, जो हमारा नाम है photo1.gif जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इमेज हमने इंसर्ट की photo.gif, अनअवेलेबल इमेज। अभी जो आपकी इमेज इंसर्ट होगी आपको वो ये दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यही इमेज जो आपको ना दिखाई दे, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं फोटो, ठीक है, फिर भी हमने उसका नाम लिख दिया है। तो जब हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमने नाम भी गलत लिखा है तो वो ऑब्वियसली हमें वेब पेज पे भी नहीं दिखाई देगी, वेब ब्राउज़र में भी नहीं डिस्प्ले होगी। तो उसकी जगह पे हमने कुछ और नाम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इमेज को इंसर्ट करेंगे जो अनअवेलेबल है हमारी इमेज विद द अल्ट। अब अल्ट एट्रीब्यूट हमने सेट करना है, कैसे हम सेट करेंगे, इमेज फोटो अल्ट इक्वल्स टू कार्टून। ठीक है, अब जो हमारी अनअवेलेबल इमेज है उसकी जगह पे हमें क्या दिखाई देगा, कार्टून शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये बोल्ड हमने यहाँ पे यूज किया था ऊपर कहीं। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हमें दिखाई देगा वो हमें बोल्ड में दिखाई देगा। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरीके की आएगी, यूज ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट। अवेलेबल इमेज हमारी ये थी जो इंसर्ट होगी, हमने बिल्कुल करेक्ट नेम लिखा था। दूसरी अनअवेलेबल इमेज जिसमें हमने अल्ट एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था, बिना किसी टेक्स्ट के वो हमें दिखाई दे रही है। और तीसरी में हमने क्या किया था, अल्ट एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था और साथ में हमें इस इमेज में क्या दिखाई देगा, कार्टून नाम का शब्द। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये क्या लिखा है, कार्टून, जो आपने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट के साथ में लिखा है। ठीक है, तो ये इस अल्ट एट्रीब्यूट का काम होता है, कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देना जब आपको कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो अपने वेब पेजेस में और अपने इमेजेस को फुली कंट्रोल कर सकते हो, हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विद द इमेज कर सकते हो, और अल्ट एट्रीब्यूट मतलब कि कोई भी टेक्स्ट इन प्लेस ऑफ इमेजेस आप डिस्प्ले करवा सकते हो वेब पेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिंकिंग। तो जब हम HTML वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें लिंकिंग तो करनी ही होगी। हमें वो हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना होगा जो हमारा एक पेज से दूसरे पेज में जुड़ सके। ठीक है,
तो वो लिंकिंग हम यहाँ पे करेंगे कि वो हाइपर टेक्स्ट लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिंकिंग क्या है? HTML अलाउ लिंकिंग टू अदर HTML डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इमेजेस। तो HTML में हम क्या कर सकते हैं? लिंकिंग कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में या एक इमेज से दूसरे इमेज में, ठीक है। Clicking on a section of text or an image in one page will open an entire web page or an इमेज। तो लिंक्स कैसे बनते हैं? हम एक छोटे से टेक्स्ट पे या फिर छोटे से सेक्शन पे लिंक क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही हम क्या दूसरे वेब पेज में पहुंच जाते हैं, या फिर हमारे पास उस क्लिक करके हमारे सामने एक इमेज खुल जाती है या एक पूरा वेब पेज खुल जाता है, ठीक है। द टेक्स्ट और एन इमेज दैट प्रोवाइड सच लिंकेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक। तो कोई भी ऐसा टेक्स्ट या कोई भी ऐसी इमेज जिससे हम उस दूसरे वेब पेज या दूसरी इमेज तक पहुंचते हैं, तो उस टेक्स्ट या उस लिंक को, इमेज को हम हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। द ब्राउजर डिस्टिंग्विशेस हाइपर लिंक्स फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट। तो आपका जो ब्राउजर होता है वो हाइपर लिंक्स को नॉर्मल टेक्स्ट से अलग करता है। कैसे? क्योंकि हर एक जो हाइपर लिंक आपका होता है वो ब्लू कलर में आपको दिखता है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट आपको ब्लैक कलर में दिखेगा, पर जो आपका हाइपर लिंक होता है वो ब्लू कलर में दिखता है, अपीयर्स ब्लू इन कलर। द डिफॉल्ट कलर सेटिंग इन द ब्राउजर फॉर हाइपर लिंक टेक्स्ट और इमेजेस, जो कि आपके हाइपर लिंक्स या जो आपकी हाइपर लिंक इमेजेस होती हैं उनके लिए वो डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू कलर। The color can be set dynamically via the HTML program if required। तो कलर को हम कलर्स हम चेंज भी कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग HTML प्रोग्राम के थ्रू। द हाइपरलिंक टेक्स्ट और इमेजेस इज अंडरलाइन। तो जो भी आपका हाइपरलिंक या टेक्स्ट होगा वो हमेशा अंडरलाइंड होगा, उसके नीचे आपकी एक लाइन होगी, ठीक है। When the mouse cursor is placed over it, the standard arrow mouse cursor changes to the shape of hand। जब भी हम किसी भी हाइपरलिंक के ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाते हैं तो वो एक हाथ के रूप में चेंज होता है। इस तरीके का आपको एक छोटा सा हाथ सा दिखाई देता है, पॉइंट करता हुआ हाथ। तो इस तरीके से आप किसी भी हाइपरलिंक को अपने जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। So links are created in a web page using the A tag। तो जब भी आपने लिंक क्रिएट करना है तो लिंक क्रिएट करने के लिए हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। एनीथिंग रिटन बिटवीन द ए टैग्स बिकम अ हाइपरलिंक और हॉटस्पॉट। तो जो भी चीज़ आपने इन दोनों टैग्स के बीच में लिखी है वो हाइपरलिंक बन जाती है। By clicking on the hyperlink, navigation to a different web page or image takes place। जब भी हम hyperlink पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज या दूसरी इमेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स टू बी नेविगेटेड टू नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। तो जिस डॉक्यूमेंट पे हमें पहुंचना है, उस लिंक के द्वारा हमें जिस डॉक्यूमेंट पे पहुंचना है वो डॉक्यूमेंट का पाथ भी हमें स्पेसिफाई करना होता है लिंक के अंदर। तो उसके लिए हम href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। By using the href attribute of the a tag, the next navigable web page or image can be specified। तो इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके जिस वेब पेज या इमेज पे हमने पहुंचना है उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हमने ये href इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट html, तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? लिंक बन जाएगा। जिस पेज पे हमने पहुंचना है वो पेज पे हम यहाँ से क्लिक करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमारा लिंक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो लिंकिंग हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है। तो two types of linking in web page which are as follow। first is external linking और दूसरी आपकी इंटरनल लिंकिंग होती है। तो फर्स्ट हम एक्सटर्नल करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं तो क्या होगा उससे? दिस लीड्स टू अ लिंक दैट गो टू अनदर वेबसाइट। एक्सटर्नल का मतलब है
कि हमने एक वेबसाइट खोली है, हमने उसमें लिंक में क्लिक किया और हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, तो उसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू अ डिफरेंट पेज ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट। तो अगर दूसरे शब्दों में हम बोले तो एक्सटर्नल लिंकिंग से हम दूसरे वेब पेज में पहुंच जाते हैं जो कि दूसरी वेबसाइट में अवेलेबल होता है। When a user clicks on a hyperlink on a web page, user is directed on the location which is specified in that hyperlink. जब यूज़र उस हाइपरलिंक पे क्लिक करता है जो आपके वेब पेज पे प्रेजेंट होता है, तो यूज़र उस वेब हाइपरलिंक पे क्लिक करके उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे पहुंच जाता है जो आपने href एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई की होती है। टू क्रिएट एन एक्सटर्नल लिंक विद a tag and its href attribute, a title attribute also needed। तो जब आपने लिंक क्रिएट करना है ए टैग और उसके href एट्रीब्यूट के साथ में, तो आपको एक टाइटल एट्रीब्यूट की भी ज़रूरत होती है। तो द href एट्रीब्यूट कैसे आप इस्तेमाल करोगे वो हम बताएंगे यहाँ पे। द href स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस मतलब जहाँ पे आपने क्लिक करके पहुँचना है। The href attribute is used to specify the URL of the target document। तो href attribute का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि वो हमें पाथ बता सके अपने टारगेट डॉक्यूमेंट का, मीन्स उस जगह का जहाँ पे हमने लिंक करके पहुँचना है। URL होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द वेब पेज विच इज़ लिंक्ड। तो href टैग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम वेब पेज जो हमारा डेस्टिनेशन वेब पेज होता है उस तक हम पहुंच सके। नोटिस द पेजेस ऑन इंटरनेट शुड गिव अ कंप्लीट यूआरएल दैट इज अलोंग विद द http। तो आपने देखा होगा जब आप इंटरनेट पे बहुत सारे वेब पेजेस एक्सेस करते हो तो आपको जो आपका यूआरएल बार होती है ब्राउज़र की, वहाँ पे फुल एक यूआरएल आपको दिखाई देता है। जब भी आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको पूरी एक डिटेल http जो प्रोटोकॉल है उसके साथ में पूरा यूआरएल आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये href एट्रीब्यूट्स की मदद से ही होता है। तो कैसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है उसका एक एग्जाम्पल है। तो टाइटल हमारा है क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक, हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने एक हेडिंग यहाँ पे यूज किया, लुक एट द इमेज। तो हमने ये यहाँ पे फिर इमेज यहाँ पे इंसर्ट की है, इमेज डॉट jpg नाम से, और अल्ट एट्रीब्यूट में हमने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्योंकि इन केस अगर आपके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगी इमेज तो उसकी जगह पे आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा। फिर अब हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करें। लिंक में हमने पूरा पाथ स्पेसिफाई किया है www.google.com विद द http प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक हियर, ये टेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, आपका लिंक बन जाएगा, ठीक है। टू गेट मोर फ्लावर इमेजेस, तो ये भी आपको लिंक सिर्फ आपका ये क्लिक हियर बनेगा क्योंकि आपने ये दोनों टैग्स के बीच में लिखा है, और ये आपको सिंपल टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा टू गेट मोर फ्लावर इमेजेस। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पहुँचोगे कहाँ, ये यहाँ पे जो आपने इस इस href एट्रीब्यूट के साथ में स्पेसिफाई किया है अपना यूआरएल लिंक, आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपने बॉडी टैग क्लोज किया एंड HTML टैग क्लोज किया। अब हम देखेंगे कि जब हमने आउटपुट देखनी है ब्राउज़र पे, जब हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो वो हमें कैसे दिखाई देगा। इस तरीके से हमें अपने ब्राउज़र पे चीज़ दिखाई देगी। फर्स्ट जो हमारा हेडिंग हमने लिखी थी लुक एट द इमेज, इमेज इंसर्ट होगी हमारी यहाँ पे साइड में, और ये क्लिक हियर, ये हमारा लिंक बन गया टू गेट मोर फ्लावर इमेजेस। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर माउस से हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे, सर्च इंजन पे, क्योंकि हमने href टैग में क्या स्पेसिफाई किया था, google.com का या फिर गूगल सर्च इंजन का पाथ, ताकि हम गूगल तक पहुँच सके डायरेक्टली, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है। हम एक वेब पेज से कहाँ पहुँच गए, डायरेक्टली दूसरे वेब पेज पे, ठीक है, बिल्कुल अलग सी वेबसाइट हमारी यहाँ पे ओपन हो गई। तो ये था आपका एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरीके से करनी है। अब हमने इमेजेस एज लिंक, अभी हमने टेक्स्ट का लिंक बनाया था, अब हमने इमेज का लिंक बनाना है। मीन्स हम किसी इमेज पे क्लिक करेंगे और दूसरे इमेज या दूसरे वेबसाइट पे हम पहुंच जाएंगे उस इमेज को क्लिक करके। तो वो कैसे करना है हमने, इमेजेस कैन ऑल्सो बी यूज एज हाइपर लिंक्स टू क्रिएट इमेज एज अ लिंक फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज्ड। तो इसी तरीके से हमने ये एक लिंक क्रिएट करना है। यूआरएल हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारा जो इमेज सोर्स हमें यहाँ पे देना पड़ेगा जिसका हमने लिंक क्रिएट करना है वो है image.jpg। तो ये हमारी लिंक बन गई। इसके बाद एग्जाम्पल, कैसे हमने ये एग्जाम्पल, कैसे लिंक को हमने एक हाइपर लिंक इमेज क्रिएट करना है, उसके लिए एग्जाम्पल हमारा है HTML हेड इमेजेस एज लिंक्स, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। ये हमारा यहाँ से हम लिंक शुरू करने जा रहे हैं। ये हमने विकिपीडिया का यहाँ पे एक पूरा डेस्टिनेशन जो हमारा वेब पेज होगा वो क्या होगा, ये विकिपीडिया का पूरा लिंक हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। और जो हमने इमेज को लिंक बनाना है वो हम यहाँ पे पूरा पाथ स्पेसिफाई कर देंगे। मीन्स हमारी जो इमेज है वो कहाँ है, डी ड्राइव में क्लास 11 फोल्डर में के अंदर जो कंप्यूटर फोल्डर है उसके अंदर जो twenty1.jpg फाइल है, ये पूरा पाथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इमेज को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, या अदरवाइज आप एक नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो फोटो का, जैसे कि twenty1.jpg आपकी फोटो का नाम है। ये हम यहाँ पे आपका ए टैग क्लोज हुआ। अब ए टैग क्लोज हुआ तो आपका लिंक क्या बन गया, ये वाला, ये इमेज आपकी एज अ लिंक इंसर्ट होगी, ठीक है। अब बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो ये इमेज आपकी ओपन होगी। इस इमेज को क्लिक करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, विकिपीडिया में, जो आपने कहाँ पे स्पेसिफाई किया है डेस्टिनेशन पाथ, ये href एट्रीब्यूट के साथ में। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को हाइपरलिंक इमेज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द टाइटल एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट यूज करना है आपने। तो the title attribute of anchor tag is used to specify the title of the document to which we are linking। अब जिस डॉक्यूमेंट को हमने लिंक करना है, मीन्स किसी भी लिंक पे क्लिक करके हमने किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचना है, तो उस डॉक्यूमेंट के टाइटल को हमने एज अ लिंक क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी एनी स्ट्रिंग एनक्लोज्ड विद इन डबल और सिंगल कोट्स। तो जो टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी उसको या तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे या सिर्फ सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे। It is used to referencing an unlabeled resource like an image or a non-HTML document. The value specified for this attribute appears as a tooltip when the mouse pointer is placed over the hyperlink। अब ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है वो हमेशा ऐसे रिसोर्सेज को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अनलेबल्ड होती है, जैसे कि कोई इमेज हो गई या फिर कोई नॉन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाइड करते हो वो एज अ टूल टिप आपको दिखाई देती है। टूल टिप, जब भी आप माउस पॉइंटर को किसी हाइपर लिंक के ऊपर ले जाओगे तो आपको नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। तो जो भी टाइटल एट्रीब्यूट के साथ में आपने वैल्यू स्पेसिफाई की होगी वो आपको एज अ टूल टिप दिखाई देगी जब भी आपको अपना माउस पॉइंटर किसी हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर ले जाओगे। तो द टाइटल एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी यूज बाय द ब्राउजर व्हेन एडिंग द लिंक टू द यूजर्स हॉट लिस्ट। तो जो टाइटल एट्रीब्यूट है ब्राउजर द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है जब आपका जो ब्राउजर है वो बहुत सारे लिंक्स को यूजर के हॉट लिस्ट में ऐड करता है। मीन्स
यू जो आपका ब्राउज़र है कुछ ऐसी साइट्स को रिमेंबर करता है जो आपका जो यूज़र होता है उस सिस्टम का पर्टिकुलर यूज़र होता है वो बार बार पर्टिकुलर साइट्स को विजिट करता है, तो वो उनको वो ऐड कर देता है एक लिस्ट में। तो वो टाइटल एट्रीब्यूट की मदद से भी जो आपका ब्राउज़र होता है उन लिस्ट को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने का, कैसे करेंगे। क्रिएटिंग हाइपरलिंक, बॉडी टैग शुरू, फिर यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया हाइपरलिंक पे हमने फिर से google.com ऐड कर दिया, फिर टाइटल इट इज़ अ हाइपरलिंक, क्लिक हियर, ये आपका लिंक हो गया। बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। अब हम देखेंगे कि जब हमने ये प्रोग्राम रन करना है तो ये कैसे दिखेगा। अब ये हमारा पेज है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, हम यहाँ पे माउस ले गए, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे टूल टिप दिखी, क्या, इट इज़ अ हाइपर लिंक, ठीक है। ऐसा पहले कभी नहीं दिखा क्योंकि हमने टाइटल यूज़ नहीं किया। अब हमने टाइटल में क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ हाइपर लिंक। तो जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर अपना माउस ले जाते हैं तो साथ में हमें नीचे एज अ टूल टिप क्या दिखेगा, इट इज़ अ हाइपर लिंक, और इसको क्लिक करके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, google.com में। मीन्स हमारे सामने गूगल सर्च इंजन का पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था एक्सटर्नल लिंकिंग का आपका पूरा प्रोसेस। अब है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग क्या है आपकी, दिस इज अ टाइप ऑफ HTML linking that links pages within a single website, various section of the same document or different document। अब आपने कोई वेब पेज खोला है, उसी वेब पेज में डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्शंस हैं। अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं या फिर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो वो आप इंटरनल लिंकिंग से पहुंच सकते हैं। तो जो लिंकिंग आपकी विद इन द पेज हो रही है, आप किसी एक्सटर्नल साइट पे नहीं पहुंचते हैं उस लिंकिंग से, तो उसको आप इंटरनल लिंकिंग बोलते हो। लिंकिंग ऑन द सेम वेब पेज, टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक यू नीड टू यूज़ द पेयर ऑफ ए टैग। तो सेम यहाँ पे भी हमें ए टैग ही चाहिए इंटरनल लिंक को क्रिएट करने के लिए। द फर्स्ट ए टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टारगेट लोकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, it is known as target fragment. You can use the a tag with its name or id attribute to identify a fragment. This type of anchor is commonly used as named anchor। तो पहला जो आपका ए वाला पोर्शन होगा वो आइडेंटिफाई करेगा आपके जो आपका टारगेट लोकेशन होगा जहाँ पे आपने लिंक पे क्लिक करके पहुँचना है, ठीक है। तो इसको नेम्ड एंकर भी हम बोलते हैं क्योंकि ये आईडी यूज़ करेगा उस पर्टिकुलर पोर्शन की। द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द टारगेट फ्रेगमेंट। तो टारगेट फ्रेगमेंट हम पहले बनाएंगे कैसे, ए नेम इक्वल्स टू ए, ठीक है। मान लो आपने सेक्शन का नाम दे दिया और पार्ट ए, फिर ए क्लोज कर दिया। वेयर ए इज द नेम ऑफ द फ्रेगमेंट और सेगमेंट यू वांट टू रेफर, लाइक टॉप बॉटम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो एंकर टैग है वो स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे आपने कौन से सेक्शन पे आपने पहुंचना है। जैसे आपने टॉप पे जाना है, बॉटम पे जाना है या फिर मिडल पे जाना है, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। द सेकेंड ए टैग इज यूज टू क्रिएट अ लिंक, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। लिंक टू द टारगेट फ्रेगमेंट, द सिंपल सिंटेक्स टू लिंक टू द टारगेट सेगमेंट इज रिटन बिलो। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, ए एच आर ई एफ हैश टैग ए, टारगेट हमने ऊपर यही बनाया था ना डबल ए, तो इसके लिए अब हमने क्या बनाना है, लिंक क्रिएट करना है। तो क्लिक हियर, ये सेकेंड पोर्शन में हमने वैल्यू ऑफ एच आर ई एफ एट्रीब्यूट विद हैश सिंबल इज टू बी स्पेसिफाइड। तो हमें एच आर ई एफ जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू को हमें हैश सिंबल के साथ में स्पेसिफाई करना होता है। तो ये यहाँ पे विद एन एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनल लिंकिंग। ये हमारी हेडिंग है लिंकिंग इन अ पेज, हेडिंग 3 स्टाइल में हमें लिखना है, क्लिक हियर टू गो टू द ए एच आर ई एफ बॉटम, ठीक है। बॉटम पे हमने जाना है, ये बॉटम लिंक बन गया ऑफ द पेज। ये सिंपल टेक्स्ट होगा, ये लिंक टेक्स्ट होगा आपका। ये ब्रेक यूज़ किया है, इतने सारे ब्रेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो आप यूज़ कर सकते हैं।
एंड देन ये बहुत सारी लाइन ब्रेक्स यूज़ करने के लिए, बहुत सारी ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए किया गया है यहाँ पे। आपको ज़रूरी नहीं है इतना आपने करना है। फिर नेक्स्ट है आपका दूसरा, जो आपने अब क्या बनाया है, ये आपने पहला बना, ये आपने एक लिंक बना दिया टू द फ्रेगमेंट सेक्शन। अब आपने फ्रेगमेंट सेक्शन, टारगेट फ्रेगमेंट बनाना है या अलग सेक्शन बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, नेम इक्वल्स टू बॉटम। अब आपने जब बॉटम के लिए लिंक बनाया तो आपको यहाँ पे भी बॉटम से ही उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यू आर एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट है आपका, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। अब इसकी हम आउटपुट देखते हैं। तो हमारी लिंकिंग इन अ पेज, क्लिक हेयर टू गो टू द बॉटम ऑफ द पेज, ये आपका क्या है, लिंक है। अब आपने, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, यू आर एट द बॉटम ऑफ द पेज, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की लिंकिंग है, ये सेम ही पेज में आपका हो रहा है। ये ऊपर स्टार्टिंग में आपने एक बॉटम के लिए लिंक क्रिएट किया, उस लिंक पे आपने क्लिक किया और आप कहाँ पहुँच गए, बॉटम में पहुँच गए। तो इस तरीके से आपकी लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग होती है। तो ये था पूरा टॉपिक आपका लिंकिंग है, जिसमें आपने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में पढ़ा है। अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग, लिंकिंग का क्या फ़ायदा है। Links on a web page allow us to jump to another document. It is a very useful feature of HTML, as when you click on hypertext, it carries you to the another other document. It enables the web page writer to refer to other document and thus prevent the need of creating large documents. तो लिंक्स, जैसे कि आपको पता है कि लिंक्स की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये HTML का एक बहुत यूज़फुल फीचर है, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंकिंग बोलते हैं। इसमें हम हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करके हम किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली पहुंच सकते हैं। तो लिंकिंग की मदद से एक जो आपका वेब पेज राइटर होता है, वो दूसरे वेब पेजेस को रेफ़र कर सकता है, ताकि जो आपका वेब पेज राइटर है उसको दोबारा से कुछ बड़े डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग अ ई बुक वेयर मैनी चैप्टर्स आर एक्सप्लेन, नाउ इफ़ यू want to read the last chapter of the book, then by using hyperlink you can go to that chapter directly without scrolling down the whole page. तो जैसा कि यहाँ पे ई बुक का एक एग्जांपल लिया गया है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके पास। अब आप क्या करना चाहते हो, आप एकदम लास्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने हाइपरलिंक किया है तो आप डायरेक्टली 10th चैप्टर पे क्लिक करके आप 10th चैप्टर पे पहुँच सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने लिंक नहीं क्रिएट किया है तो आपको बहुत सारे पेजेस स्क्रॉल करके पहुंचना पड़ेगा लिंक पे। तो ये सारी मुश्किल से बचने के लिए आप हाइपर लिंक क्रिएट करके डायरेक्टली उस पेज पे या उस चैप्टर पे पहुंच सकते हो जो आपने एक्सेस करना है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपका लिंकिंग का। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।